Okay, so let's learn about diagnostic criteria of preeclampsia. In previous lecture, we have learned about what is pregnancy-induced hypertension, their class, preeclampsia definition, and etiopathophysiciology of preeclampsia. Now moving forward, we are learning diagnostic criteria कि भाई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती है कि ये जो लेडी है इनको प्री एक्लेम्सिया है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, मैंने आपको वो क्राइटेरिया बताए थे कि प्रोटीन यूरिया होता है, फिर जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना प्लस होता है, प्रोटीन प्लस कितना होता है, वो सभी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट होगी। ठीक है, एज यू कैन सी हमने डिस्कस किया था कि ब्लड प्रेशर जो है 140/90 mmHg से इंक्रीज़ होता है आफ्टर 20th वीक ऑफ जेस्टेशन। देन जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 30 mmHg जितना रेज होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 15 mmHg जितना रेज होता है। ठीक है, देन जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है, मैंने आपको मीन आर्टेरियल जो प्रेशर है उसको कैसे काउंट करते हैं वो ठीक है सिखाया था। सिस्टोलिक प्रेशर प्लस डायस्टोलिक प्रेशर इंटू 2/3 वो कितना होता है अप टू 105 mmHg। उसका नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बताया था अप्रॉक्सीमेटली 93.5 अप्रॉक्स होता है। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, पिटिंग एडेमा। क्यों पिटिंग एडेमा देखने को मिलता है? ओके, नाउ अभी पिटिंग एडेमा क्या है, तो एडेमा को मेज़र करने के लिए डिग्रीज आती है कि अगर हम क्या करें, पालपेट करें जहाँ पे एडेमा हुआ है, खास करके एंकल्स जो होती है वहाँ पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीएक्लेम्सिया में कैपिलरी परफ्यूजन होता है, जो फ्लूइड लीकेज होता है, ग्लोमेरुलस फंक्शन किडनी वर्क नहीं करती, मैंने आपको बताया था। तो जो फ्लूइड है वो लोअर साइड ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो जो एंकल्स है ना वहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है। तो अगर वहाँ पे +1 डिग्री पिटिंग एडेमा हुआ तो 2 mm जितना। ठीक है, देन 4 mm हो तो +2 डिग्री। ठीक है, 6 mm हो तो +3 डिग्री, और सीवियर में 8 mm तक जाता है, उसको 4 डिग्री पिटिंग एडेमा बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें 12 आवर्स हम नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर रैपिड गेन वेट देखने को मिलता है। क्यों? बिकॉज एज यूजुअली फ्लूइड ओवरलोड होता है। ठीक है, इन 1 वीक मोर देन 1 lbs एंड इन अ मंथ मोर देन 5 lbs। फिर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन 24 आवर्स जो प्रोटीन यूरिया होता है, ठीक है, मोर देन 0.3 ग्राम पर लीटर, और सीवियर में 1 ग्राम पर लीटर। ओके, मैंने उसके जो वैल्यूज़ है वो जो सेकेंड पार्ट ऑफ प्रीएक्लेम्सिया है उसमें मेंशन किए हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन लेना है। अभी मिड स्ट्रीम क्या है, तो जो फर्स्ट यूरिन के पास होने के बाद जो 2-3 यूरिन पास हो जाए, तब नेक्स्ट जब यूरिन पास करेगी लेडी तब हम उसका सैंपल लेंगे। मिड स्ट्रीम यानी कि नॉट फर्स्ट यूरिन पास कर लिया, सेकेंड यूरिन पास कर लिया, फिर हम 3rd या 4th इंटरवल पे लेते हैं, वो होता है मिड स्ट्रीम यूरिन। ठीक है, तो वो मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन एज ए सैंपल हम लेंगे, 6 आवर्स तक ऑब्जर्व करेंगे, उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यू टू किडनी डिसफंक्शन। ठीक है, और हम प्रोटीन की मात्रा क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके, क्लिनिकल फीचर एज यू कैन सी वेट गेन होता है, ब्लड प्रेशर राइज हो गया, एडेमा जैसे एंकल्स के अलावा फेस पे होता है, हैंड्स, देन लोअर एब्डोमेन, वल्वा है, सेक्रल एरिया, एंकल्स। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है। जो सीरियस साइन है वो कौन सी है, प्रोटीन यूरिया। क्यों? लीवर का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाता, AST ALT एंजाइम जो है वो एल्टर हो जाते हैं, किडनी पे लोड पड़ता है, प्रोटीन ज़्यादा सिक्रिट होता है। ठीक है, तो जो 24 आवर्स के दौरान है इसके जो है वो कुछ नॉर्मल वैल्यू है जो हमने यहाँ पे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो वही है जो आपको मेन जो चीज़ याद रखनी है वो कौन सी है, इसके अलार्मिंग साइन कि भाई ये है, मीन्स प्रीएक्लेम्सिया कंफर्म है। ये जो है इसकी क्या है, क्लासिकल साइंस बोलते हैं। जो हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यहाँ पे डिस्कस किया, ये इसकी क्लासिकल साइंस है कि
ये जनरलाइज है। और दूसरी क्या है, अलार्मिंग साइन। अलार्मिंग साइन इसको बोलते हैं कि ये जो चीज़ें होती है तब हमारी जो बॉडी है वो कुछ चीज़ें हमें अलार्म, ऐसे अलार्म वार्निंग देती है। ठीक है, माइल्ड सिम्टम्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, बॉडी में जब ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे प्रेग्नेंट लेडी में तब माइल्ड सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पर बाद में वार्निंग्स देती है लेडी को। ठीक है, तो अगर लेडी तब समझ जाए तब ये जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और जो क्लासिकल साइन है ये उसको उसकी जांच करवानी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने देखा प्रोटीन यूरिया, तो क्या करना चाहिए, तो यूरिन एग्जामिनेशन, फिर ब्लर विजन होता है तो ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन, लीवर किडनी डिसफंक्शन होते हैं तो हमें उसमें सीरम यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया लेवल, सीरम क्रिएटिनिन लेवल, हिपेटिक लीवर एंजाइम AST/ALT टेस्ट करवाना चाहिए। फिर अगर फीटस को कोई प्रॉब्लम हुई है कि नहीं अगर वो चेक करवाना है तो डेली फीटल की काउंट, अल्ट्रासोनोग्राफी, कार्डियोटोकोग्राफी, अम्बिलाइकल आर्टरी फ्लो, वेलोसिमेट्री, और साथ में क्या होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट आता है, उसमें फीटल ब्रीथ, मसल टोन वगैरह सब क्या करते हैं, चेक होते हैं। USG के साथ ये करवाते हैं। ठीक है, NST टेस्ट आता है। ओके, अगर आपको NST टेस्ट सीखना हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ओके, माइल्ड सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, स्लाइटली स्वेलिंग्स होता है एंकल्स के आजू बाजू। ठीक है, फिर वो कहाँ पे होता है, खास करके ड्यूरिंग मॉर्निंग। ठीक है, जो लेडी होती है, ठीक है, क्या होता है अगर जब वो उठती है मॉर्निंग के दौरान तो जो ड्यूरिंग नाइट उसमें जो यूरिनरी रिटेंशन होता है, ठीक है, प्रोटीन का जो प्रमाण है वो बढ़ जाता है, तो सुबह को उसको एक एज अ टाइट रिंग फिंगर, ओके, उसको क्या होगा, एंकल्स में स्वेलिंग होगा, और जैसे हमारी फिंगर्स है तो हम जो रिंग वेयर करते हैं तो कैसा फीलिंग आता है, उसको यहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन फील होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ होती है। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो पेरिफेरल फ्लूइड जो सर्कुलेशन होता है उसमें जो हमारे पाम्स और जो हमारे जो एंकल्स है वहाँ पे फ्लूइड रिटेन होता है, वो ड्यूरिंग नाइट होता है। क्योंकि हम नाइट में सोए हुए होते हैं, यूरिन पास हम मॉर्निंग में करते हैं फिर। ठीक है, तो इसी की वजह से जो फ्लूइड लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर वो सीवियर फॉर्म में हो जाए तो जो स्वेलिंग है वो फेस, एब्डोमिनल वॉल, वल्वा, इवन द होल बॉडी में, जिन लोगों को ब्लोटिंग की हार्मोनल प्रॉब्लम होती है सेम सिमिलरली ऐसी चीज़ इसमें होती है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन क्या है, बिग पॉलीमर है। ठीक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री रेडिकल्स में हद तक होता है, और साथ साथ में LT/AST की वजह से मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता तो फैटी एसिड्स भी ज़्यादा सिक्रेट होते हैं। ओके, उसकी वजह से कुछ अलार्मिंग साइन आते हैं, जैसे कि हेडेक होता है, जो हमारे ऑसिपिटल और फ्रंटल रीजन सीवियर हेडेक होता है। ठीक है, जो आपका हेड होता है उसके पोस्टीरियर साइड या एंटीरियर साइड, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, फिर देन यूरिनरी आउटपुट डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, यूरिनरी आउटपुट लेस देन 500 ml इन 24 आवर, ओलिगोयूरिया की प्रॉब्लम होती है, फिर एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। ठीक है, जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन होता है, राइट लोब जो होता है लीवर का, वो ज़्यादा अफेक्ट होता है, उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम होती है तो एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। फिर आई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वाई, बिकॉज ऑफ फ्लूइड रिटेंशन की वजह से जो रेटाइनल वेसल से मैंने बताया था कि प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसकी वजह से ब्लरिंग विजन, ओके, डिमिनेंस ऑफ विजन और कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है अगर रिटाइनल डिटैचमेंट या रिटाइनल रप्चर हुआ तो। ठीक है, फिर जो डिलीवरी होती है, ठीक है, तो विज़न वापस आ जाता है फ्रॉम 4 to 6 वीक फॉलोइंग डिलीवरी। ठीक है, ओके, अभी इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है मैटरनल और फीटल, ओके, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगर ये ज़्यादा हुआ और जो बॉडी में अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा जो नर्व ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है तो सीजर थ्रेशोल्ड क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्लेम्सिया, ओके, जो प्री एक्लेम्सिया की कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की क्या है, सीवियर कंडीशन है। ठीक है, तो जो एक्लेम्सिया है,
ठीक है, वो होता है। एक्लेम्सिया किसको बोलते हैं? सेम प्री एक्लेम्सिया में जैसे इंक्रीज ब्लड प्रेशर और साथ साथ में क्या होता है, प्रोटीनयूरिया होता है, ठीक है, और एडिमा देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें जब सीजर इंक्लूड हो, एपिलेप्सी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्लेम्सिया। एक्सीडेंटल हेमरेज, वाई? बिकॉज एक्सट्रीम वासोस्पाज्म, ओलियूरिया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट और एन्यूरिया, एब्सेंस ऑफ यूरिन भी हो सकता है सीवियर स्टेज में, डिमिनेंस ऑफ विजन, ओके, जैसा हमने आगे डिस्कस किया। देन प्रीटर्म लेबर है, वो क्या होता है? प्रीटर्म का मतलब क्या होता है कि बिफोर जेस्टेशनल, कंप्लीट जेस्टेशनल वीक्स के पहले ही लेबर क्या होता है? शुरू हो जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ वासोस्पाज्म, हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। फिर एक सिंड्रोम आता है हेल्प सिंड्रोम, जिसको बोलेंगे हम हीमोलाइटिक एनीमिया, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स, लो प्लेटलेट काउंट सिंड्रोम, ठीक है। क्या होता है? हीमोलाइटिक एनीमिया जो रप्चर होती है, ठीक है, कैपिलरी परफ्यूजन, आरबीसी काउंट मतलब कम हो जाते हैं, एचबी लो होता है, वो हीमोलाइटिक एनीमिया, लीवर एंजाइम्स एलिवेटेड होते हैं, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो गए, ठीक है। प्रोटीन का क्या हो जाएगा? कोगुलेशन। ड्यूरिंग लेबर एक्लेम्सिया, वाई? बिकॉज एक्सेसिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सेसिव वासोस्पाज्म, जो स्पार्टेट और ग्लूटामेट जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। एक्सेसिव वासोस्पाज्म की वजह से कई बार ब्लीडिंग भी होता है, ठीक है, ड्यूरिंग लेबर, उसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। 500 ml से ज़्यादा क्या हो जाता है? ब्लड लॉस होता है, ठीक है। फिर बाद में अगर डिलीवरी हो गई लेडी की, ठीक है, तो जो प्योरपेरियम का टाइम होता है, अभी प्योरपेरियम किसको बोलते हैं? कि आफ्टर डिलीवरी, जो 7 वीक्स आफ्टर मतलब फिटल डिलीवरी हो गई उस दिन से जो 7 वीक का जो टाइम होता है, ठीक है, जो 7 वीक का टाइम होता है कि तब तक जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो वापस से नॉर्मलाइज स्टेट में वापस आ जाते हैं, वो प्योरपेरियम, उसमें एक्लेम्सिया, शॉक और सेप्सिस इन्फेक्शन की कंडीशन हो सकती है। फिटल में क्या होता है? इंट्रायूटेराइन डेथ, फिटल वॉर्म में ड्यूरिंग वासोस्पाज्म हाइपोक्सिया अगर हो गया तो हाइपोक्सिया की वजह से फिटस को ब्लड और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसकी वजह से उसको इंट्रायूटेराइन डेथ। अदर देन दैट अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होते, एज यू कैन सी कि भाई प्रोटीन यूरिया होता है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है, तो जितना जो होता है सफिशिएंट प्रोटीन उतना नहीं मिलता, ठीक है, तो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होता है, फिर एस्फेक्सिया होता है, ठीक है, और प्रीमेच्योरिटी हो सकती है। और रिमोट कॉम्प्लिकेशन की जो अंडरलाइन होते हैं, जैसे कि रेसिड्यूअल हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज ही रहेगा, ओके, देन रिकरेंट प्री एक्लेम्सिया, ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी अगर कंसीव करेगी लेडी, ठीक है, तो उसको प्री एक्लेम्सिया वापस होगा। और क्रोनिक नेफ्राइटिस मतलब जो ग्लोमेरुलस की जो कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, ठीक है, वो फिर लॉन्ग टर्म तक रहेगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। टिल देन हैप्पी लर्निंग।